वेलकम बैक नाज़रीन। बात जारी थी जिस तरह से कल साहब कहा जा रहा है कि नून लीग पंजाब में सुकड़ कर पीपल्स पार्टी जितनी रह गई है, नून लीग पीपल्स पार्टी जितनी रह गई है, तो पीपल्स पार्टी की क्या पंजाब में पोजीशन है उसको तो आम आदमी वाज़े तौर पे जानता है। तो पोजीशन इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की है। आज़ाद उम्मीदवार सरप्राइज़ दे सकते हैं, बानी चेयरमैन ने आज बात की। लेकिन कल साहब सवाल यहाँ पे ये है, इस सारी सूरत हाल में जो बानी चेयरमैन ने एक बात कर दी, एक अपनी गलती तस्लीम की, उससे पहले उन्होंने बात की। आज उन्होंने कहा कि मैं टेबल टॉक के लिए तैयार हूँ, सियासी आदमी हूँ, मैं बातचीत का रास्ता है जो है वो हमवार देखता हूँ, मुझे बातचीत जो करनी है। नून लीग पीपल्स पार्टी जितनी रहेगी, दोनों जमातों की हैयत ख़त्म होगी। अब बानी चेयरमैन किस सियासी जमात से बात करने के ख्वाहिशमंद है? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि पंजाब के अंदर नून लीग की हैसियत जो है पीपल्स पार्टी जितनी भी नहीं रह गई या उस जितनी हो गई है, ये बात तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ के बरअक्स है। क्योंकि जो मामला है पीपल्स पार्टी की, उस तरह से यहाँ पे गिरफ्त नहीं है या इतने नंबर बड़े तादाद में नहीं ले सकते जिस तरह के नून लीग की सीटें हैं। क्योंकि अभी अगर पिछले इलेक्शन के जो नताइज है वो भी उठा के देख ले तो जहाँ तक मामला है आज़ाद अरकान जो है उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इंतखाबात के अंदर कामयाब हो सकती है। ये चीज़ जो है ये किसी हद तक जो है पहले आम जो पिछले इंतखाबात हैं, अगर उनकी आप नताइज देखेंगे तो मुझे ये लग रहा है अब तक की जो सूरत हाल है कि इस मरतबा पिछले आम इंतखाबात की जो है अगर देखा जाए तो उससे शायद काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो आज़ाद हैं वो जीत कर सामने आए। पहले जिनको इलेक्टेबल का नाम दिया जाता था, अब ये जो आज़ाद हैं ये इलेक्टेबल का रूप जो है वो धार सकते हैं। सही है। अच्छा, अब ये मसला भी है कि आज़ाद ज़्यादातर वो अरकान है जिनके बारे में पहले को उनका पॉलिटिकल कोई प्रोफाइल नहीं है। ना वो साबिक MNA हैं, ना कोई वफाकी वज़ीर हैं, ना वकला की सूबाई बड़ी वज़ीर तादाद हैं, है। और ना वो कोई साबिक MP हैं या सूबाई वज़ीर हैं। उसमें वकला की बड़ी भी तादाद मौजूद है। तो अब अगर ये लोग नए चेहरे जो हैं ये सामने आ जाते हैं तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा जो भी आगे आने वाली हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले उसमें से अरकान को अपनी तरफ अगर मिलाएगी तो वो एक कमज़ोर हुकूमत होगी और वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होगी और वो एक कठपुतली के तौर पर उन आज़ाद अरकान जो है उनके इशारों पर वो चलेगी और उनके एजेंडा या मंशूर या मुतालबात या उनके हिसाब से वो चलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी अगर जमाती बुनियादों पर इंतखाब होते हैं तो उसमें बड़ी तादाद में आज़ाद हैसियत में अगर लोग आते हैं तो वो आपका जो जमहूरी सिस्टम है, वो जो जमहूरी हुकूमत है, वो एक पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो उसे एक मजबूत होने के बजाय उसमें कमज़ोर होगा और सियासी पार्टियां भी उसमें कमज़ोर होगी। देखिए, आज एक पार्टी के साथ जो सलूक हो रहा है, कल को यही जो प्रेसिडेंट है, यही एपिसोड किसी और पार्टी के खिलाफ भी एक्सरसाइज की जाएगी। और चूंकि अब ये एक कामयाब तजर्बा अगर हो जाता है तो ये तजर्बा बार बार पहले भी जिस तरह दोहराया जाता है अब उसको मजीद आगे भी दोहराया जाएगा। पहले इस शिद्दत से या शद्दोमाद से शायद चीज़ें नहीं होती थी, जिस शद्दोमाद से, ये शिद्दत से अब चीज़ें हो रही हैं। तो मामला ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि जो 8 फरवरी का जो इंतखाब है, देखिए टर्न आउट जो है सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर तो बहुत बड़ी तादाद में एक और है टर्न ना, आ जाता है और वो टर्न आउट जो है वो अपना फैसला दे देता है तो मेरा ख्याल है उसके अंदर जो है मैनिपुलेशन करना या उसके अंदर टेम्परिंग करना या उसको तब्दील करना, देखिए 1920 आप बना सकते हैं लेकिन एक को 20 या एक को 100 नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें भी बड़ी उसके अंदर जो है काउंट करेंगी। अब तो यहाँ तक सूरत हाल है कि बाकायदा लिस्टें बनती हैं, टारगेट होते हैं, छापे होते हैं, लोगों को दस्तबरदार कराने के लिए वोटर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, धड़ों के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर। तो ये वो सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ों के बावजूद भी क्या 8 फरवरी को जो वोटर है वो आज़ादाना तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने में अगर तो वो कामयाब हो जाता है तो फिर तो नताइज वही होंगे जो कि अवाम की ख्वाहिशात या मांगों के मुताबिक होंगे या ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होंगे। लेकिन अगर उस वोट को कास्ट करने से रोक दिया जाता है या वो कास्ट नहीं करता या वो घर से निकलता ही नहीं है या निकलने नहीं दिया जाता या ऐसे को हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं तो फिर नताइज जो है वो शायद उसके जो दूसरी सूरत के अंदर आ सकते हैं, बरक्स हो सकते हैं। कल साहब
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तनाव हम देख रहे हैं, बड़ी शद्दोमत के साथ उलझे हुए, लेकिन सिराजुल हक साहब कहते हैं कि ये माजी की तरह एक जाली मुकाबला है, ये कोई दंगल नहीं देखिए, ये है। नूरा कुश्ती होती है। और देखिए, कभी भी जो जमहूरी एक सिस्टम होता है उसके अंदर कभी वन पार्टी तो होती नहीं है, उसमें कम अज कम तो दो पार्टियां लाजमन होती हैं। हम्म। और दो पार्टियां जो हैं वो यकीनी तौर पर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हैं। अब बाहर के अगर मुल्कों की बात की जाए तो वहाँ जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें जो है ना, यहाँ से डिफरेंस क्या चीज़ है, वहाँ पे ये होता है कि हर पार्टी या उम्मीदवार जो होता है ना, वो अपनी अचीवमेंट्स, अपना एजेंडा, अपना मंशूर बताता है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जो जमातें, इनके पास अपनी परफॉर्मेंस, मंशूर, एजेंडा तो है नहीं। तो लिहाजा ये जो है ना, ये अगली जो दूसरी जमात है ना, उसकी खामियां, उसकी कमजोरियां और उसके बारे में जो चीज़ों को लोगों को हाईलाइट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये पार्टी देखें, यहाँ पे नाकाम है, यहाँ पे नाकाम है, यहाँ पे नाकाम है। उसकी नाकामियां तो ज़रूर गिनवाते हैं, लेकिन को अपनी कामयाबियां या अपनी परफॉर्मेंस या आने वाले दिनों के अंदर आने कोई एजेंडा या कोई रोड मैप जो है वो नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि ये जो नूरा कुश्ती होती है, हर इंतखाबात जो है उसके अंदर जो है, इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है, आपको ऐसी ऐसी तकारीर मिलती हैं, ऐसे ऐसे नारे या स्लोगन मिलते हैं, ऐसी ऐसी वाल चाकिंग या ऐसे ऐसे ट्वीट्स या ऐसी ऐसी गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिलती है, जिससे ये लगता है कि जैसे ये तो आपस के अंदर जानी दुश्मन है और ये कभी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ये बिल्कुल जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं और ये जो है कभी एक पेज पर आ नहीं सकते। लेकिन जो ही वो इंतखाबी जो मार्का है वो ख़त्म होता है, उसके बाद वही लोग जो है एक ही बाज़ दफ़ा बस के अंदर सवार भी आपको नज़र आते हैं और एक ही तनख्वाह पे काम करते हुए और एक ही हुकूमत के अंदर भी इकट्ठे आपको जो है वो घी शक्कर कल नजर साहब, आते हैं। आपने इस गुफ्तगू से पहले फरमाया कि जो बानी चेयरमैन हैं उनके आज़ाद उम्मीदवार भी ख़तरे की घंटी हैं और बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। 19-20 को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन 1-20 को या 100 को नहीं बदल सकते। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? मौलाना साहब की अपनी सियासत खतरे में पड़ गई है या फिर कोई और वजह हो सकती? देखिए, किसी की शक्ल से आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी के नज़रिए से आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी के एजेंडा से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जो किसी की आप एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दें, आप उसके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दें, आप उसकी जो है कोई भी जो चीज़ है उसको बिल्कुल आप कहें जी इसको वैसे ही निकाल दिया जाए, इसको साइड लाइन कर दिया जाए। ये मैं समझता हूँ कि ये एक आमराना सोच की अक्कासी है। एक सियासी सोच जो है उसके अंदर स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ होता है और वो जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय, लेकिन उसके अंदर ये नहीं होता कि आप किसी की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया जाए या किसी चेहरे को, शख्सियत को, नाम को, पार्टी को बिल्कुल आप सफास्ती से ही बिठा दें या उसको सिस्टम से ही आउट कर दें। मैं ये सियासत जो है ये जमहूरियत के अंदर ये मामला नहीं होता, ये आमरीत के अंदर इस तरह होती है कि वन जो है एक तरफा के मतलब अनान और एक ही आमर होता है और उसके आगे और कोई चीज़ नहीं होती और जो उसका दिल में आए चीज़ वो करता है। और ये जो जमहूरियत के अंदर जो होती हैं वो जो है इख्तलाफी आवाज़ें भी होती हैं, हत्ता कि एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं। तो लिहाजा ये जो मौलाना साहब की ये जो सोच है ये कोई जमहूरी सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उनकी ये जो फिक्र है या सोच है। लेकिन कल साहब, सवाल यहाँ पे ये है ना कि बानी चेयरमैन अगर जेल में रहे हैं, बड़ी अरसा वो गुजार रहे हैं, तो ये जो जेल में रहना उनका सियासी बसीरत देगा उनको कि तमाम सियासी पार्टियों के साथ टेबल टॉक, आज भी उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फिर वापस आकर बदले की सियासत का आगाज़ करेंगे? आप भी काफ़ी जानते हैं उनको, क्या कहेंगे? मामला ये है कि जो भी सियासतदान जब जाते हैं जेल में या वापस आते हैं या इक़्तिदार में आने के लिए कोई रास्ते हमवार होते हैं, तो उस वक़्त उनकी जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी भली भली बातें करते हैं, बड़ा मीडिया उनको आज़ाद अच्छा लगता है, आवाम उनको बहुत अच्छी लगती है, आवाम के बारे में बड़े अच्छे अच्छे मनसूबे, मुल्क के बारे में, और वो इंतकाम, एहतसाब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो उस वक़्त फिर वो इंतकाम, एहतसाब, हिसाब और वो सारी चीज़ें जो एकदम से उनके अंदर आ जाती हैं और फिर उनको जो आज़ाद मीडिया है वो भी खटकने लगता है। उनको जो अपोजिशन जो आवाज़ अगर बुलंद करती है तो वो भी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर कोई बात हो तो वो भी उनको चीज़ें बुरी लगती हैं। तो मामला ये है कि ये तो हमने नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए तो वो कोई तब्दील तो नहीं हुए, अभी भी उनकी पॉलिसी वही है। अच्छा, उसके पहले जरदारी साहब भी जेल में रहे, उन्होंने भी अपना वही जो वतीरा रहा।
और जहाँ तक मामला है इनका, इनके बारे में यही था एक परसेप्शन कि जेल नहीं काट सकेंगे, और जिस तरीके से उनको डराया और उनके बारे में कहानियाँ गढ़ी गई, तो आप देख लें कितने माह से वो जेल के अंदर है। कोई ऐसी कोई कहानी अगर होती तो सामने आ ही जाती। जिस तरीके से वो राना सनाउल्लाह साहब अक्सर बातें करते थे कि जी फलां चीज़ नहीं मिलेगी उनके अंदर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अब वो जो सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो जो प्रोपेगेंडे थे, वो चीज़ें सारी थी, वो तो अब दम तोड़ चुकी हैं। मामला ये है कि उनके हवाले से अगर बात की जाए तो बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो बंदा अभी वज़ीर आज़म बनता है उसका अगला घर जेल होती है। चूंकि उन्होंने जेल नहीं देखी तो जेल भी, अच्छा जेल के अंदर चूंकि आपके पास है बहुत सारा वैसे आज टाइम भी बानी होता है। चेयरमैन ने कह दिया कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जेल भेजा है। देखिए जेल के अंदर आपको एक टाइम मिलता है अपने कैथारसिस करने का, अपने बारे में रीथिंक करने का, चीज़ों को रिविजिट करने का, और आप बहुत सारा चूंकि तन्हाई के अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उनको रिविजिट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, और उसके बाद अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जेल से बाहर आकर पहले से ज़्यादा उनकी मेच्योरिटी होती है, उनके अंदर को ठहराव आ जाता है, बाज़ दफ़ा वो कुछ ज़्यादा मेच्योर होकर बाहर निकलते हैं, उनके अंदर इस्तकामत, पेशेंस, रेस्ट्रेंट जो है वो आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो जेल में जाने के बाद, आने के बाद पहले से भी ज़्यादा जो है वो मुंतके मिजाज हो जाते हैं, और पहले से ज़्यादा वो जो है अग्रेसिव उनका बिहेवियर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है इंसान की शख्सियत के अंदर। कुछ लोग तो जेल के अंदर रह के, आप देखें लोग किताबें लिखते हैं वहाँ पे, बड़ी जो नेल्सन मंडेला की आप कहानी देख लें कि जेलों से निकल कर बाकायदा फिर एक इनकलाब की बर्पा करते हैं वो लोग। और कुछ लोग जो है जेलों से बाहर आकर भी जो है वो कोई वो सीखते नहीं है। वो कहते हैं जिसने नहीं सीखना तो वो फिर उसको जेल में डाल लें या बाहर रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब वो इंसान के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कैद तन्हाई के अंदर वो अपने लिए क्या चीज़ की इंतखाब करता है, क्या अपने आप को वो चीज़ें जो माजी के अंदर गलतियाँ हैं उनको सुधारता है, आगे जाके वो गलतियाँ नहीं दोहराता, या कि वो डैम केयर के ठीक है जी जेल ही है ना, ये अब देख ली तो इससे बाद आगे क्या चीज़ है। लेकिन तो ये खल चीज़ें साहब जो है, जहाँ ये पर बड़ी ऐसी चीज़ें तमाम मैटर करती हैं, खबरें हैं, शख्सियत के साथ मिलती हैं जहाँ पर इंसान। ऐसी तमाम खबरें, वहाँ पर हमारे पास कुछ खुशाइंद खबरें भी हैं। ईरान और पाकिस्तान ने जो तनाव है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, सफ़ारती ताल्लुकात जो है वो बहाल करने का फ़ैसला किया है। ये कितना खुशाइंद साबित हो सकता है? देखिए बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि फिर वही बात है कि हमसाया और हमसायगी और एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है हमारा, और हमारे बहुत सारे जो आपस के अंदर जो है चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बड़ी लाखों की तादाद में ज़ायरीन वहाँ पे चूँकि मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनकी इकॉनमी का दारोमदार इसके ऊपर है। बहुत सारी जगहों पे हमारी ट्रेड आपस के अंदर जो है मुश्तरका है। अगर ईरानी तेल आता है तो पैसे उनको यकीनी तौर पर उसके मिलते हैं, या हमें गैस वहाँ से या बिजली हम वहाँ से ले रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह भी एक दूसरे के साथ हमारे जो फाइनेंशियल जो मुफादात हैं वो भी वाबस्ता है। 900 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी एक जो सरहद है, और जहाँ तक मामला है ये, इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अस्करी या सिविलियन क़यादत है, उसके साथ साथ अब देखें जो चाइना है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो तुर्की है उसके अंदर जो है वज़ीर ख़ारजा जो है उसने बाकायदा ईरान और पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा से बात करके सालसी की पेशकश की, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करने की बात की। इस तरीके से चाइना जो है फ़ौरी तौर पर सबसे पहले वो मैदान में आया, और उनकी जानब से भी ये आया कि दोनों जो ममालिक हैं वो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। और दूसरी जानब जो है मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने अगर जवाब दिया है तो उसके बाद ईरान की जानब से उस तरह का कुछ सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और दोनों जो हम मनसब हैं इस बात पर लग ये रहा है कि वो कंसेंसस हुआ चाहता है। उनको भी इस चीज़ का अदराक हो गया है कि देखें कुछ अमेरिकन जो है या इजराइल है वो चाहता है खित्ते के अंदर जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, चाइना जो है उसको मजबूत ना होने दिया जाए, और भारत जो है उसको भी ताकतवर किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि ये शायद चाइना को भी इस चीज़ का अदराक हो जाएगा कि यहाँ पे अमेरिकन जो है उनके स्टेक इन्वॉल्व हों, और बलूचिस्तान की जो पाक ईरान सरहद है वहाँ पे उनको कुछ ग्रुप्स को वो पीछे से शह दे रहे हो, और वो ईरान के ख़िलाफ़ उनको पाकिस्तान की साहिल इस्तेमाल करके, पाक ईरान बॉर्डर इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने की अमेरिका या ईरान जो है और इजराइल जो है वो कोशिश कर रहा हो। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ये भी उनके मद्देनजर होंगी यकीनी तौर पर।
और दूसरी बात यह है कि देखें, पाक ईरान दो ब्रदर हमसाया इस्लामी ममालिक हैं, और इनका आपस के अंदर अगर कशीदगी या तनाज़ा होता है तो ये दोनों के लिए या खित्ते के लिए किसी सूरत भी ये फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, साबित नहीं हो सकता। तो खल इसलिए साहब, मेरा आज ख्याल है दोनों आज मुल्कों को इस बानी चीज़ का चेयरमैन ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था हम पर हमला करके ईरान ने गलत किया, मैंने ये कहा था कि होना नहीं चाहिए था। इसराइल चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़ें। मैंने ईरान की मजम्मत करते हुए कहा था कि इस चीज़ से निकलें क्योंकि इससे नफरतें बढ़ेंगी। मेरा ख्याल इस चीज़ का इदराक ईरान को भी शायद हुआ है, और यही वजह है कि जब हमने जो अभी हमला किया तो उनकी जानब से कोई रद्द अमल सख्त या कोई इस तरह के बयानबाजी या आगे से कोई रिएक्शन जो है वो उन्होंने रिटालिएट नहीं किया, तो शायद उनको इस चीज़ का इदराक हो गया है। लेकिन दूसरी जानब ये भी चीज़ें हैं कि जो फिर वही बात है कि दोनों मुल्कों का मफाद इसके अंदर है कि अगर कोई जंग किसी मसले का हल नहीं है मुज़ाकरात के ज़रिए, देखिए या तो आप दुश्मन मुल्क अगर होना तो फिर तो जंग समझ आती है, या जब हमने रहना इकट्ठा है, हमारा कल्चर, सकाफत, मज़हब, हमारी सरहद मुश्तरका है, हमारे मफादात मुश्तरका हैं, तो किस तरीके से हम आपस के अंदर जंग, एक तरफ जो है हम बात करते हैं, ईरान बात करता है कि जो सियोनी कूतें हैं वो फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले कर रही हैं, हमें सारों को यकसू होकर उनके खिलाफ नबर्द आज़मा होना चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ही मुल्कों को वो पंगेबाजी कर रहा है, इराक, शाम और पाकिस्तान के ऊपर भी यक वक्त अगर हमले वो कर रहा है, तो हमला अगर आपने करना है तो करें इसराइल के ऊपर। आपने तो धमकियां लगाई थी, आपने उनको वार्न किया था कि अगर उन्होंने ये जंगबंदी ना की तो हम ये बहुत बड़ा उनका नुकसान करेंगे, डिजास्टर होगा उनके लिए। तो अभी तक तो आपकी जानब से वो रिएक्शन जो आपने दिखाना है अगर, तो आप इसराइल के खिलाफ दिखाएं, ना कि आप इसराइल के जो एजेंडा है या जो उसके अज़ाइम है, या अमेरिका के अज़ाइम है कि पाकिस्तान और ईरान को या इस्लामी ममालिक को या हमसाया ममालिक को आपस के अंदर लड़ा कर खित्ते के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए, आप उसके लिए आलाकार बन रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है उनको अब देर आए दुरुस्त आए, चले अच्छी बात है, खुशाइन लेकिन बात है। साहब, जो फ़लस्तीन का मामला है वो फैलता चला जा रहा है यमन से, अब मिस्र के दरमियान भी झड़पों का आगाज़ हो गया। पहले मिस्र जगह नहीं दे रहा था, अब मिस्र से जो कुछ लोग निकले उन्होंने खुराक पहुंचाना शुरू कर दिया गज़ा में। तो ये मामला लगता नहीं है अगर इस पर टाइमली काबू ना पाया गया तो पूरी दुनिया इसके लपेट में आ सकती है। बिल्कुल, अगर ये चीज़ ऐसे ही बढ़ती रही और उसको ना रोका गया, तो कहते हैं ना जुल्म जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। और इनाफ इनाफ मामला ये है कि जिस तरीके से इजराइल जो है आलमी एक बदमाश बना हुआ है, और यूएनओ जो है वो भी उसकी कठपुतली का किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका जो है उसके साथ है, मरकबी जो कूतें हैं वो उसके साथ हैं, और फ़लस्तीन जो है मैंने बताया ना कि 56 से 60 मुल्क हैं इस्लामी, और वो 2 अरब की आबादी है, लेकिन उनके साथ कोई जो आलमी इस्लाम जो है कूतें जो हैं वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं, और जिस तरीके से वो बीमारी और वहाँ पे जुल्म बर्बरियत कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसका कोई हाल तो निकल नहीं अभी रहा। और इसका नतीजा क्या होगा, देखिए इसका नतीजा जिस तरीके से जंग ये फैल रही है, और जिस तरीके से ये आप देखें कि फ़लस्तीन के बाद आप लबनान देखें, लबनान इन्वॉल्व हुआ, हमास के बाद यानी जो है उसके साथ अगर आप मिस्र की बात करें, उससे पहले आप जो यमन है हौसी जो है वो हमले कर रहे हैं। तो ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग और दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ आलमी ताकतों को, आलमी कूतों को बजाय खामोश तमाशाई बनने का या मगरबी कूतों को इसराइल का जो है पीछे उसकी पुष्ट पनाही करने के, उनको इस चीज़ के ऊपर होश के नाखन लेने चाहिए, वरना सब इसकी लपेट में आएंगे। ये नहीं होगा कि फिर कोई बचेगा। तो मामला ये है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इसका हल एक ही है कि जंग बंदी इसका हल है, और जंग बंदी अगर नहीं आप करेंगे तो ये मामला जो है मज़ीद फैलेगा, इसके जो फिर नुकसानात हैं, और इसको फिर एक वक्त शायद ऐसा आ जाए कि फिर ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ये किसी के फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ये तीसरी आलमी जंग जो है उसकी हैसियत इख्तियार कर सकता है। ठीक है खल साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस पर गुफ्तगू की। जब तक इस मामले को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जिस तरह से खल साहब ने गुफ्तगू की कि वर्ल्ड वॉर उसकी तरफ जा सकता है, हालात तो वाक़यात कुछ और बता रहे हैं। इस हवाले से इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान जारी हुआ, उनका भी कहना है कि जो लोग नफरी उम्रा करने की इस वक्त इस्तात रखते हैं या इरादा रखते हैं, वो अपना फ़ंड फ़लस्तीन के जिहाद के लिए दे, क्योंकि ये तारीख़ी और अहम वक्त है, कुछ बड़े का इंतज़ार है। अब क्या वक्त है, उलमा कराम
बेहतर बता सकते हैं इस्लामी तौर पर क्या किस तरह का वेट हो रहा है, किस तरह की पेशरफ्त हो रही है। बहरहाल ये एक वाक़तन एक सोचो विचार करने का वक्त है, तारीख़ी वक्त है और लम्हा फ़िक्री है तमाम मुसलमानों के लिए। और इस हवाले से पहले कह चुके हैं, इकबाल ने भी कहा कि अख़ुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो आज फ़लस्तीन का दर्द महसूस करने की तमाम इस्लामी मुमालिक को ज़रूरत है। हर इस्लामी मुल्क जब अपने भाइयों के साथ खड़ा होगा तो किसी भी मुल्क को इस तरह से दहशतगर्दी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खल साहब। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोबारा एक्शन में आ चुके हैं। आज उन्होंने तीर भी हाथ में पकड़ा और कहा कि बड़ी मुश्किल से कल शेर नज़र आया, ऐसा ना हो फिर से डर के छुप जाए। शेर को मियां नवाज शरीफ साहब से तशबीह दी उन्होंने, और इससे पहले बानी चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए, ये ना हो कि हारने के बाद वो वतन छोड़ के वापस लंदन चले जाएं। लेकिन मियां साहब जो हैं उनके चेहरे के तासरात जब लाहौर जलसे में हमने देखे वो अलग थे, खानेवाल जलसे में उनके चेहरे के तासरात देखे थोड़ा सा उनमें बदलाव नज़र आया है। और मुख्तसर तकरीर करने के बाद उन्होंने वो माइक जो है मरीम नवाज़ के हवाले कर दिया, मुख्तसर ख़िताब, और कहा यह जा रहा है मकामी ज़राए के मुताबिक कि खानेवाल में उतनी आवाम इकट्ठी नहीं कर सके जो इससे पहले मियां साहब के आने पर खानेवाल में इकट्ठी की जाती रही है। असद खल साहब, क्या कहेंगे, मियां साहब की एंट्री आ गई है और उन्हें जलसे भी उनके सामने लाए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन नाकाम हो रहे हैं मुसलसल। अब बिलावल भी कह रहे हैं कि शेर निकला लेकिन छुप गया। बानी चेयरमैन कह चुके हैं कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए। तो मियां साहब को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है 8 फरवरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज बेक वक्त 2 जलसे थे और दोनों ही साउथ पंजाब के अंदर थे। एक जलसा जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में था, और दूसरा भी साउथ पंजाब के अंदर ही खानेवाल के अंदर जलसा था। तो एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना कि बड़ी मुश्किल से शेर नज़र आ रहा है और कहीं छुप ना जाए, और दूसरी तरफ जो है मरीम नवाज साहिबा का ये बयान जो है कि मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। अब पता नहीं ये किसके बारे में वो कह रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो कभी भी मैदान के अंदर डट कर मुकाबला नहीं किया। जब 99 का मामला हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने जिला वतनी जो है उसको जेल की बजाय जो है उसको प्रेफर किया, और वो बहुत बड़ा एक संदूकों का एक और पूरा साथ जहेज सामान लेके वो सऊदी अरब चले गए। उसके बाद जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब तो भाग गए थे। वो तो इलाज के नाम पर तकरीबन 4 साल तक लंदन के अंदर रहे। अब अगर ये चीज़ें उनके अपने ही वालिद साहब के हवाले से हो रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना तो शेर जो लीडर होता है वो भागता है और ना भागने वाला जो है वो लीडर और शेर होता है। तो अब पता नहीं ये किसकी तरफ इशारा उनका था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो इसके बिल्कुल बरक्स उनके जो इकदाम है वो नज़र आते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज फिर एक दफ़ा कहा है कि जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज। एक मैं देख रहा था इसाक डार का इंटरव्यू एक निजी टीवी के साथ, वो ये कह रहे थे कि NFC का जो अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के बाद जो हुआ है उसको हम रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे। दूसरी तरफ जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो 17 फजूल किस्म की मिनिस्ट्रीज हैं जो इवाल्व होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए, वो 300 अरब रुपए उनके ऊपर सालाना जो है वो खर्च होते हैं, और वो 300 अरब रुपया हम आवाम के ऊपर खर्च करेंगे उन मिनिस्ट्रीज को, क्योंकि उनका कोई जवाब नहीं रहता है 18th अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, दूसरा वो ये कहते हैं कि जो अशराफिया को जो 1500 अरब की जो टैक्स पेयर पैसे से जो हासिल होता है रेवेन्यू, उससे जो सब्सिडी दी जाती है 1500 अरब की, तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो वो 1500 अरब और 300 अरब वो वजारतों के वजह से जो बचाएंगे, वो कहते हैं 1800 अरब रुपया जो है
वो हम गरीब आवाम जो है उसको वो देंगे, और उसके लिए वो बेनज़ीर यूथ कार्ड की बात करते हैं, बेनज़ीर मजदूर कार्ड की बात करते हैं, बेनज़ीर किसान कार्ड की बात करते हैं। और ये चीज़ें जो है, और साथ वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कोई चौथी मरतबा वजारत उज़्मा जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए बेताब हैं, और 3 मरतबा उन्होंने कहा क्या उनका पेट नहीं भरा, और 3 मरतबा वो शेर जो है अवाम का खून चूसा उसने, और चौथी मरतबा फिर जो है वो खून चूसने के लिए आ रहे हैं, और वो इक़्तिदार और कुर्सी के लिए आ रहे हैं, और हम तो अवाम खल साहब, मियां के लिए आ साहब रहे हैं। क्यों उनके चेहरे जो लटके हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर उदासी छाई है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्या कुछ सरप्राइज भी देखिए, तैयार है? इससे प्रैंक भी ज़्यादा हो तो सकता मेरा है? ख्याल है जो मैदान है खाली, और अपने एम्पायर जो है और अपने ही मामले के अंदर जो है एक तरफा जो ट्रैफिक चल रही है, और जिस तरीके से अब लग ये रहा है कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा शायद और कोई पार्टी नहीं है, और एक पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टी है उसके उम्मीदवार ही जो है वो अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे, और वो ही गायब है, उनके इंतखाबी निशानात का पता नहीं है, उम्मीदवारों का पता नहीं है कि वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं। उनका कोई अपने वोटर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, राबता नहीं है, उनकी कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही। उसके बावजूद भी इस हद तक जो खौफ और उसकी जो फिजा पाई जा रही है, और नून लीग अभी तक भी मुझे नहीं लग रहा कि वो अब उसको काफ़ी चीज़ों का अदराक हो लेकिन रहा है। खल साहब पहले एक वो सिंगल मेजोरिटी और 2 तिहाई के दावे करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर जो है दीगर जमातों को साथ मिलकर अगर हुकूमत बनाएंगे तो वही। तो बेसिकली मामला ये है कि जो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या बानी चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में डाला जाए, कहीं फिर वो वापस ना चले जाए, और बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले भी कह चुके हैं कि पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और अब वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, और मुझे क्यों मरवाया, और क्यों मुझे फंसवाया। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ें ठीक है, इंतखाबी नारे दावे सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप देखें कि जो मोमेंटम है, जो गहमा गहमी है, जो पब्लिक के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जा रही है, और ख़ास तौर पर जो पीडीएम की हुकूमत की जो 16 माह की कारकर्दगी है, वो उनका बुरी तरह जो है पीछा कर रही है, और उस वजह से लेकिन वो खल साहब एक कंपेन और भी भी प्रॉपर सवाल है नहीं ना कर यहाँ पा पे। रहे, इतना कुछ सहूलतकारी के बावजूद उनको हर किस्म की जो है मराद और उनको खल सहूलियात साहब मिली सवाल हुई है। यहाँ पे ये, बिलावल साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और सीनियर रैंक के पर्सन ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार मेरे राब्ते में हैं, और इससे पहले जहांगीर तरीन इशारा दे चुके हैं कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार मेरे राब्ते में हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार तो तरीके इंसाफ के हैं, तो इससे पहले मैं भी आपसे सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, अगर बिलावल और जहांगीर तरीन तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें लेकर उड़ने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखिए, ये एक वक्त होता है, और हालात वाक़यात के तहत जो है वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये चीज़ें जो होती हैं कि ये वक्ती तौर पर, ये जो हमने देखा है माजी के अंदर जो सियासतदानों के ये जो बिहेवियर्स हैं, या इनकी जो उड़ान भरते हैं वो, लेकिन ये वक्ती होता है, और उसके लिए बहुत सारी मसलतें भी होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं, और हालात का तकाजा भी होता है। अब देखिए, नून लीग की पार्टी जब 99 का जो मामला होता है उसके बाद किस तरह वो तितर बितर हुई, और नून लीग की जो क्यादत है वो बाहर चली गई, और पार्टी जो है नून लीग काफ लीग में तब्दील हो गई। अच्छा, इसी तरीके से जो जुनेजो लीग है, जब उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया एक आमर की मदद से, तो वो जुनेजो लीग जो है वो नून लीग बन गई। तो इसी तरीके से कभी जुनेजो लीग नून लीग बनती है, फिर नून लीग काफ लीग बनती है, और फिर काफ लीग जो है फिर वो नून लीग का जब वापस आती है क्यादत, तो वो दोबारा फिर आपस के अंदर लोग जो हैं वही वापस आ जाते हैं। सही है। इसी तरीके से जो पीटीआई के हवाले से जो अदम एतमाद का मामला हुआ, और उसमें जिन लोगों ने साथ छोड़ा, और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई असम्बली में जो लोगों ने साथ छोड़ा, तो पीटीआई ने तो फिर भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग भी छोड़ के पार्टी जाते रहे, लेकिन उस तरीके से उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई या कोई उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला ये है कि जो ये बात ये समझ रहे हैं कि जो इन क्राइसिस के इतनी कुछ होने के बावजूद इंतकामी कार्रवाई कि आज भी पीटीआई के झंडे के नीचे लोग खड़े हैं, और उनके टिकट पर उनकी हमायत से उनकी नॉमिनी हैं जो कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब उनकी लॉयल्टी के ऊपर, उनकी वफादारी के ऊपर मैं नहीं समझता कि सवाल उठाया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर ये फ़र्ज़ बात मान ली जाए कि अगर IPP जो है वो दावा कर रही है कि हमारे साथ आ जाएंगे आधे लोग, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं जी हमारे साथ आ जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि अगर PTI की मेजॉरिटी ही अगर हुकूमत बनाने के अंदर उसका किरदार होगा, आज़ाद जो अरकान है, तो फिर नून लीग का क्या बनेगा। मामला ये है कि ये अगर चीज़ें सारी हो रही हैं तो ये मामला भी मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए ये बहुत बड़ा एक उनके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, और शायद यही वजह है कि जिस तरह आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जिस सिस्टम या जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब या नून लीग इक़्तिदार में आना चाह रही है, या आ रहे हैं, या अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि आने वाले अगले इंतखाबात में मेरा ख्याल है सबसे बड़ी अगर लूज़र होगी तो वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नून लीग कल साहब इसी पर मैं बात करूंगा। बानी चेयरमैन PTI ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, यही गलती उन्होंने बाकायदा तस्लीम की कि 2018 में जो उन्होंने गवर्नमेंट ली है वो कंट्रोल गवर्नमेंट थी, उन्हें वो गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें अपोजिशन में जाना चाहिए था। आज बानी चेयरमैन इस चीज़ का एतराफ़ कर बैठे कि जो उन्होंने गवर्नमेंट ली है वो बहुत बड़ी गलती है उनकी। देखिए 3.5 साल तक आपने 4 साल तक हुकूमत की, उस वक्त तक आप देखिए बाद में तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आप आखिरी दिन ही कम अज़ कम आखिरी दिन तक आप जो है आपने पूरा फाइट की है, और जबकि आप खुद एतराफ़ भी करते थे कि हमें बंदे पूरे करने के लिए, इजलासों के लिए हमें इदारों से मदद लेनी पड़ती थी और टेलीफोन करवाने पड़ते थे। तो मामला ये है कि ये सारे लोग इक़्तिदार से जब बाहर आते हैं उस वक्त तो की बात करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड की बात, असूलों की बात, नज़रियात की बात, मैंडेट की बात, इखलाकियात की बात। अभी आप देखें ना जिस तरीके से नून लीग, क्या ये जमहूरी तरीका, यह एक पॉलिटिकल पार्टी या अपॉर्चुनिटी के तहत या दीगर लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इस तरीके से नून लीग इक़्तिदार में आना चाह रही है, या आ रही है, या आना चाहती है, तो अगर ये जमात कल को इसको सादा अक्सरियत भी नहीं मिलती, या इसको दीगर जो जमातें हैं मिलकर वो हुकूमत में आ जाती हैं, या अगर ये हुकूमत बन जाती है, तो आप समझेंगे कि ये हुकूमत जो है वो रिफ्यूज़ कर देंगे नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि मुझे 2 अक्सरियत नहीं मिली या सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो लिहाजा मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। देखिए ये बातें करने को बड़ी भली लगती हैं, लेकिन इक़्तिदार में जाने के बाद जब आप इक़्तिदार आपको मिलता है या इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए, तो उस वक्त सारे ये आपको नज़रियात, असूल, ये सारे आप भूल जाते हैं। तो यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये कांटों की सेज होगी जो ये हुकूमत जिसके भी हिस्से में आएगी। मैं नहीं समझता कि जो जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक बहरान है, जो अवाम की तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं या चैलेंजेस हैं, कोई हुकूमत जो है, कोई पार्टी जो है अकेले इस बहरान से मुल्क को निकाल सकती है। और अगर सादा अक्सरियत भी उसके पास नहीं होगी, और उसके साथ अगर वही जो है 4 पार्टियां इकट्ठी होकर मिक्स 4 पार्टियां बनेगी हुकूमत जिस तरह की PDM की थी, तो फिर आप देखें कि नून लीग अब ये जवाब बनाती है कि चूंकि हमारी 80-90 रुकनी कबीना थी और बहुत सारी और पार्टीज थी, तो उनके मुतालबात, उनकी ख्वाहिशात, उनके वजह से हम जो है प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाए। तो अगर वही सूरत हाल आगे आके बनती है कि उनको एक टफ अपोजिशन का सामना करना पड़ता है और एक मखलूत हुकूमत जो सामने आती है, तो क्या वो मखलूत हुकूमत जो है क्या अपने मंशूर और जो एजेंडा है या आवाम को सर्व करने के लिए, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए कामयाब हो पाएगी? लेकिन खल साहब सवाल ये है ना, अब देखें अभी तक मंशूर नहीं दिया गया। नून लीग की जानब से वो कहते हैं जी नोक पल कभी उसकी सवार रही थी, यानी आपको 30-35 साल इक़्तिदार में हो गए और अभी तक आपसे मंशूर नहीं बन पा रहा। दूसरी तरफ एक मैं देख रहा था, वो कॉपी कैट के वाले से भी एक वीडियो वायरल है, कुछ ट्वीट्स भी चल रहे हैं कि यानी जो जो चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं उन्हीं को मरियम नवाज साहबा जो है रिपीट करती हैं। वो हेल्थ के बारे में जो अपना प्रोग्राम दे रहे हैं वही उसको रिपीट करती हैं। कम भी किया गया ना, वो एजुकेशन के हवाले से जो बात करती हैं उन्हीं फिक्रों को वो दोहरा रही हैं। वो अगर बिजली के यूनिट्स की बात करते हैं तो उसके हवाले से वो बात कर रही हैं। तो मामला ये है कि ये जो कॉपी कैट वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये एक अलहदा से एक पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है। अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका जो टारगेट है वो है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कभी तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे वज़ीर आज़म है। और इसी तरीके से हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जानब से भी हमने कभी अभी जब से उनकी जो PDM की हुकूमत के बाद कभी तनकीद नहीं देखी। लेकिन एक तरफ मरियम साहबा या उनका जो एक ग्रुप है वो भी तनकीद करता आपको नजर आता है, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो अब हर अपनी स्पीच के अंदर, हर जलसे के अंदर आलमोस्ट जो है
उनका जो टारगेट होता है वो नवाज शरीफ होता है, और वो उस सियासत को वो कहते हैं किसी सूरत भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं वो नफरत, तकसीम और इंतकाम की जो और दुश्मनियों की सियासत जो है, और इन लोगों को अब घर बैठना चाहिए। लेकिन खल साहब, जो बानी चेयरमैन बात कर रहे हैं कि मेरे पास प्लान सी है और सब हैरान रह जाएंगे, अभी नहीं बता सकता, देखिए डाले उनका आ प्लान जाएंगे, सी ये क्या ऐसे ही है जैसे 9 अप्रैल के वाले से उन्होंने कहा था जी मेरे पास बहुत बड़ा एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि अदम एतमाद के बाद वो घर चले गए थे। अच्छा, तो मामला ये है कि प्लान सी क्या होना है? प्लान सी कुछ भी नहीं है। अब बयानात और दावे और ये चीज़ें तो हो रही हैं। देखिए इंतखाबी निशान उनसे छिन गया, लोग उनके जो बड़े जितने भी हैं ऑलमोस्ट उनके कागज मुस्तरद हो गए। अच्छा, जो उनके लोग आगे बी टीम जो है, प्लान बी है, वो जो लोग सामने आए वो जो है कंपेन नहीं कर पा रहे, और जो इंतखाबी निशान जिस तरह मिले हैं या जिस तरीके से वो कंपेन का एक माहौल होता है वो तो कर पा नहीं रहे। दूसरा जो प्लान उनका था जी हम किसी और जमात के साथ मिलकर जो है वो उस इंतखाबी निशान पर यूनिटी के साथ एक लड़ लेंगे, वो पहले नजरियाती वाला मामला आया, वो जो है फ्लॉप हो गया। उसके बाद शरानी वाला ग्रुप का मामला चला, वो भी आगे सिरे नहीं चढ़ा, और उसके बाद जो है वो हामिद रजा जो साहबजादा है उनके साथ भी बात उनकी आई थी ख्वाहिश, लेकिन गालबन वो भी अभी तक पाया तकमील तक मामला नहीं पहुंचा। तो इस वजह से प्लान सी उनका क्या होना है कि उनका तो जो सीटें थी जो कि मखसूस नशिस्तें थी, अकलियती खवातीन की नशिस्तें जो है कौमी और सूबाई असम्बली की, उनसे तो वो भी छिन गई हैं, क्योंकि उनके पास एक टाइम लिमिट है। अगर वो किसी पार्टी के साथ इन लाइंस नहीं बनाते और एक सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते, और अगर आजाद सीयत में उनकी बेशक 2 तक अक्सरियत लेके आ जाएंगे, उस वजह से लेकिन कल साहब ये तो और मखसूस नशिस्तों से तो वो महरूम हो जाएगी पार्टी। ये तो आइन और कानून पर भी कल साहब एक सवाल रहेगा ना, ये किसी ने कहा हुआ है। तो ये एक अलहदा से सवाल है, ये एक अलहदा से डिबेट है, अलहदा से एक बहस है, और बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है, और ये लॉजिक की या इसकी बात समझ से बात आता है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। सियासी तौर पर आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक सियासी पार्टी है, लेकिन वो कैसी सियासी पार्टी है जिसका कोई इंतखाबी निशान नहीं है? यही तो सवाल मतलब ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब जो है मेरा नहीं ख्याल किसी के पास को होगा। लेकिन कल साहब बात ये है ना कि वो कहते हैं सिर्फ इस इलेक्शन के लिए हम उनका इंतखाबी निशान ले रहे हैं, इलेक्शन के बाद आप इंतखाबी निशान भी उनका ले रहे हैं तो फिर आप उनको इंतखाबी मैदान से भी वो निकाल दें। देखिए अगर उन्होंने इंतखाब के मैदान के अंदर लड़ना है तो फिर पूरे लवाजमात के साथ उनको मैदान में उतरना होगा। सही है। और अगर आप कहते हैं कि इस दफा, तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर एक एजेंडे के तहत पार्टी को बाहर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, बकायदा एक एजेंडा इसमें फिर नजर आता है। देखिए ये जो चीज है ना, ये अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर जो है कोई डिसीजन आएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट से आएगा, आज नहीं आएगा तो अगले मामलात के अंदर ये कहीं किसी वक्त जाके क्लैरिटी आएगी कि कोई इंतखाबी अगर जमात है तो उसका इंतखाबी निशान भी है, और अगर वो जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो फिर वो जमात जो है इंतखाबात के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकती। तो ये एक ही वक्त के अंदर जो है लॉ ऑफ द लैंड जो है मुल्क के अंदर, या इस तरह का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉसिबल हो नहीं सकती। थोड़ा सा ख्याल साहब बात कर लें इब्तिदा में, जैसे हमने बिलावल साहब की बात की, लेकिन वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और मुसलसल मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। साथ ही जो उनका होम ग्राउंड है यानी कराची सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी टफ टाइम दे देगी, और साद रिजवी भी कराची में इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने के लिए चले गए। तो वहाँ पे जो जमात इस्लामी और तरीक़ लब्बैक हैं वो पीपल्स पार्टी को सफाया करने के लिए तैयारियाँ कर रही हैं। तो ये ना हो कि पंजाब में तो शायद कहीं ना कहीं जीत जाए और सिंध उनके हाथ से चला जाए। देखिए मामला ये है कि जो बात जहाँ तक है जमात इस्लामी की, तो अगर आप बात करें रिसेंटली जो मेयर के इंतखाबात और जो कौंसलर के या बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके अंदर तो कारकर्दगी जमात इस्लामी की नज़र आई है, उन्होंने अपने नताइज दिखाए हैं और वो एक अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई है। और अब मामला ये है कि अब जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं कि वहाँ पे जो MQM है रिवाइवल उसकी भी हो रही है, इस तरीके से जमात इस्लामी की जो बल्दियाती इंतखाबात को देखा जाए तो वो तो उनके बहुत अच्छे नताइज रहे हैं, और उस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो उसने जिस तरीके से अकलियत जो है उसको अक्सरियत पे मुसल्लत तो कर दिया गया। लेकिन अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग के शहबाज शरीफ साहब वहाँ से उन्होंने छोड़ दी सीट वहाँ पे कराची से। इस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब जो है कराची के किसी हलके से गालबन वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो अब वो मैदान जो उन्होंने छोड़ दिया है वो
दूसरी जानब उनके अपने ही उम्मीदवार जो है कई हलकों के अंदर जो है सूबाई सिंध के अंदर वो उनके सामने मद्दे मुकाबल उनके उम्मीदवारों के सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो है, नून लीग को भी ये चैलेंज जो मैंने बताया था शुरू में वो अब सामना शुरू हो गया है। आप देखें शरकपुर के शेखुपुरा और शरकपुर का हल्का जो है इफ्तिखार भंगू, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पीटीआई के अबू बकर जो है मियां अबू बकर को शिकस्त दी। राना तनवीर एनमैन थे, उनके नीचे वो थे। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उन्होंने नून लीग के टिकट से इंतखाबात जीता, लेकिन अब उनको की जगह पे राना तनवीर साहब खुद सूबाई हल्के का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से आयशा रजब जो है उनको भी इग्नोर जब किया गया तो उन्होंने भी पीटीआई के उम्मीदवार के हमायत का ऐलान कर दिया है। और भी कुछ हलकों के अंदर जो है कौमी ने भी कहा है ना, कौमी और सूबाई हलकों के अंदर भी ये सूरत है। दानियल अजीज के हवाले से देखें, 45 नाजमीन को जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल है उन्होंने बाकायदा अदालत के अंदर रिट कर दी है और उनका कहना है कि जो अवैस है उसको यानी दस्तबरदार कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और एहसन इकबाल जो है पुलिस के जरिए जो है इन लोगों को यानी कोई सरगर्मी इंतखाबी नहीं करने दे रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, लिहाजा इस चीज़ से उनको रोका जाए। तो मामला ये है कि बहुत सारे हलकों के अंदर जो है, और फिर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी नून लीग के जो कई हलके हैं वहाँ पे ये तफजात पाए जा रहे हैं। इस तरीके से काफ लीग जो है उनकी पास 4 कौमी असम्बली की और 8 जो है सूबाई की सीटें थी, उन्हें अपने ख़ानदान के अंदर तकसीम की, पार्टी की तोड़ फोड़ हुई। लेकिन वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून लीग इन कुर्बानियों को सिला देगी, लेकिन उनको 4 की बजाय 2 कौमी की मिली हैं और 8 की बजाय मेरे ख्याल 4 भी कौमी की सूबाई की नहीं मिली। तो वो अलहदा से आज चौधरी सरवर भी बता रहे थे कि वो अलहदा से जो है नाराज नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अब नई एक पार्टी है, एक तरफ काफ लीग जिसने कुर्बानियां जिस वजह से अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसकी वजह से पीडीएम हुकूमत खड़ी हुई थी, जिन्होंने अपना खानदान तकसीम कर लिया, उनको तो एक साइड लाइन कर दिया नून लीग ने। लेकिन जो नई पार्टी है, जो आईपीपी है, उसके साथ आप देखिए शाहदरा के अंदर एडजस्टमेंट की जा रही है। आपने जीते हुए उम्मीदवार को सेक्रीफाइस करके अलीम खान को वहां पे एडजस्टमेंट कर ली। ओन चौधरी माल्टोन के N128 के अंदर उसको आपने एडजस्टमेंट वहां पे कर ली। इस तरीके से जहांगीर तरीन जो है उनके साथ आपने एडजस्टमेंट कर ली और मुख्तलिफ हलकों के साथ आपने कौमी और सूबाई के ऊपर आईपीपी से एडजस्टमेंट कर ली है। लेकिन काफ लीग जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बनी, जिसकी वजह से अदम एतमाद की तारीख कामयाब हुई, जिसकी वजह से उनके खानदान आपस में तकसीम हो गए, उनके साथ आपने ये कर दिया। तो मामला ये है कि नून लीग की जो पॉलिसीज हैं उनके अपने जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के तफजात हैं। आईपीपी के साथ, काफ लीग के साथ जो उन्होंने हाथ किया उसके हवाले से भी तफजात अलहदा से हैं। फिर मुनरफ अराकीन को जो उन्होंने एडजस्ट किया उसके हवाले से है, फिर टिकटों की तकसीम के हवाले से। तो लिहाजा ये जो चैलेंजेस है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो चैलेंजेस अगर हैं या सामना है तो वो नून लीग को है। नून लीग की पार्टी के अंदर जो लोग हैं डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वो सामने खड़े हो रहे हैं, वो पीटीआई की या सपोर्ट कर रहे हैं या वो खड़े हो रहे हैं आजाद हसीयत में। तो ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। और इस हवाले से पंजाब में खास तौर पर इस हवाले से बड़े पेश आ सकते हैं जो है ना, बड़े ठीक है खल साहब, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। को यहाँ से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।